हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपना टॉपिक। लास्ट टाइम हमने नेशनलिज्म इन इंडिया को कवर कर रहे थे और ये हमने नॉन कोऑपरेशन तक पूरा कर लिया था। ठीक है, अब हमें इसे को उसी से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात क्या होती है, हम अपने आप को साइड कर देते हैं। एक सेकेंड हो जाए भाई, छोटा क्या हो गया इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पढ़ना है ये व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन, ये हमने कर लिया था। उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन। पहली बात, साइमन कमीशन क्या है। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है, देखो इसको हम समझते हैं। द इंडियन मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज द ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने देखा था कि इंडियन के पार्ट्स लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इंडियंस ने 1924 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद पार्ट्स लिए, तो उन्होंने कमियां निकाली कि आपके संविधान में ये कमियां हैं और हमें सुधार चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया था उसमें कमियां निकाली और उस कमी के लिए ही उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश सर ने कि ठीक है हम रिफॉर्म करने के लिए एक कमीशन बनाते हैं। तो उन्होंने कमीशन बनाया, उसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, ये 1927 में रिफॉर्म के लिए बनाया गया। बेसिकली आया इंडिया में 1928 में था, तो डेट पूछी जाती है तो 1928 होती है। ठीक है, इसमें 7 मेंबर्स है और इसके हेड करा था सर जॉन साइमन ने। तो इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया था साइमन कमीशन। अब इसकी दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। ये जो 7 मेंबर थे ये भी ब्रिटिशर थे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई कि भाई आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए भेजे गए हो। ठीक है, और इंडियन आपकी टीम में है नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पर कमी है, क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारी दिक्कत थी, तो इस चक्कर में लोगों ने इसका विरोध करा। अब दूसरी चीज, हम यहाँ तक डिमांड चलनी होगी थी स्वराज की, तो इसने स्वराज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए इसमें क्या था कि साइमन कमीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो विरोध करा लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध नहीं करा। तो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने इसका विरोध नहीं करा था। ठीक है, अब मेथड टू अपोज, देखो मेथड टू अपोज की बात करते हैं तो सिंपल वही चीज़ है जिस तरीके से हम सब चीज़ों में अपोज करते हुए आए हैं। हड़ताल करेंगे, अलग अलग हड़ताल करी गई है, रैली निकाली गई है। इन्होंने ब्लैक फ्लैग दिखाया है। जब साइमन कमीशन मुंबई में आया तो उसे ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया कि साइमन वापस जाओ। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होती है, मेनली जो प्रॉब्लम हुई है लाठीचार्ज हुई। मतलब जब ये इस तरीके की हड़ताल कर रहे थे तो ब्रिटिशर ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, लाठीचार्ज हुई और वहाँ पर जो हमारे मेन रिवोल्यूशनरी लीडर थे लाला लाजपत राय, उनको लाठीचार्ज के कारण उनकी डेथ हो गई। इंस्टेंट नहीं हुई थी, वहाँ पर लाठीचार्ज हुई, वे घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। इस पर उन्होंने कोट्स भी दिए थे कि तुम्हारे मतलब मेरे शरीर पर एक एक लाठी कील की तरह तुम्हारे प्रशासन में चुभकर उखाड़ फेंकेगी। ये उनका कोट्स था लाला लाजपत राय जी का, तो इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साइमन कमीशन समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कैरेक्टराइज विद द ट्रू स्पिरिट बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक्सप्लेन द इवेंट टेकिंग प्लेस इन दिस टाइम पीरियड। देखो हमने देखा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ है, 1921 में, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस होता है 1930 में। तो इसके बीच में भी तो कुछ एक्टिविटी हुई होगी ना। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुई है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बतानी है हमें, सारी नहीं बतानी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हुई है, स्वराज पार्टी बाय द C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू रिटर्न टू काउंसिल पार्टी 1923। तो सबसे पहले 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई, किस किस के द्वारा, C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इनका मेन मोटिव क्या था कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्ट्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस इन 1929-30। एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया था 1929 से 30। बेसिकली ये रशिया रिवॉल्यूशन से चला था और पूरे वर्ल्ड में फैला था। ठीक है, तो इसका इफेक्ट भी इंडिया पर पड़ता है। उसके बाद इन 1928 साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, ये हमने अभी देख लिया, और उसका अपोज हुआ है गो बैक साइमन के तरीके से। इन 1929 ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन एक वहाँ का क्या बन के आया था, गवर्नर बन के आया था, और इसने डोमिनियन स्टेटस की यानी कि पूर्ण स्वराज की उसने ऑफर किया था कि हम आपको स्वराज दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है सुशासन। सुशासन का मतलब आप अपना शासन खुद करो। सुशासन और स्वराज में क्या फर्क है, बेसिकली समझो। सुशासन का मतलब होता है कि रूलिंग हम करेंगे, आपको काउंसिल इलेक्शन में यानी कि जो एक्ट बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें पार्ट्स दे दिया जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन देख लो।
ठीक है, ये तो हो गया सुशासन। और स्वराज क्या हो गया कि रूल भी आप करो अपने अकॉर्डिंग जो नियम है, एक्ट है, वो भी आप खुद बनाओ, और जो हेड है वो भी आपका ही होगा। ठीक है, तो उसने स्वराज की बात नहीं करी थी, इरविन ने बात करी थी डोमिनियन स्टेटस यानी कि सुशासन की। ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ रेडिकल लीडर लाइक कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद राइज हुए थे अलग अलग लीडर, जैसे सबसे पहले हमने देखा था मोतीलाल नेहरू जी की बातचीत चल रही थी, तो इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने टेक ओवर करा, उनके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस थे। ये रेडिकल लीडर के तौर पर जाने जाते थे, जैसे यंग ब्लड थे। तो यंग ब्लड कुछ नया काम करने की उम्मीद लेके आते हैं और नया जुनून होता है, तो इसीलिए इन्होंने टेक ओवर करा। उसके बाद आता है पूर्ण स्वराज। ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ पर हुई थी? लाहौर सेशन, कौन से 1929, और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कब हुई? सबसे पहली चीज़ 1929, कहाँ पर? लाहौर सेशन में, और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये बीच में कुछ घटना हुई है, उसके बाद डिस्कस द शॉर्ट मार्च टू मेक क्लियर वाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल। हमें ये बताना है कि सोल्ट मार्च को किस तरीके से इफेक्टिव सिंबल था कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या चल रहा था? बैकग्राउंड चल रहा था जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जी प्रेजेंटेड 11 डिमांड बिफोर लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1930 में लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड रखी। वे 11 डिमांड क्या क्या थी? ज़्यादातर डिमांड जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट से पीजेंट तक की सबकी डिमांड्स कवर कर रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड वर अबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स, यानी कि सोल्ट पे जो कर लगाया जाता है उसको खत्म करा जाए। लेकिन लॉर्ड इरविन वाज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। तो गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया कि आप 6 अप्रैल तक अगर हमारी डिमांड मानते हो, चेतावनी दे दी, 6 अप्रैल तक हमारी डिमांड मानते हो तो ठीक है, वरना फिर हम निकालेंगे सोल्ट मार्च। ठीक है, तो इरविन ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया, तो यहाँ से सोल्ट मार्च शुरू हो जाता है और 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। ब्रेकिंग ऑफ सोल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने? नया मतलब अपने आप कानून, वो नमक बनाया। ये एक सोल्ट लॉ था कि जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो केवल ब्रिटिशर के पास था कि वही केवल नमक बना सकते, किसी इंडियंस को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको ब्रेक करा और उनके सामने, फैक्ट्री के सामने ही नमक, वो समुद्र से निकाला हुआ पानी उबाला और उबाल कर वहाँ से नमक बनाया। ठीक है, अब दूसरी बात, ये इफेक्टिव सिंबल्स क्यों था? इफेक्टिव सिंबल इसलिए था, पहली तो चीज़, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन लीडर डिसाइडेड टू वायलेट लॉ। पहली बार था जब इंडियन लीडर ने डिसाइड करा कि हम कानून को तोड़ेंगे। ठीक है, थाउजेंड ऑफ इंडियन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सोल्ट लॉ थ्रू द मार्च। दे वांट टू इंडिकेट द मैसेज टू जॉइन गांधी जी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में अलग अलग लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और वे इंडिकेट करना चाहते थे कि हम गांधी जी के नमक कानून के पक्ष में है, यानी कि आपको ये हटाना चाहिए। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। सेम चीज, वही चीज हुई कि फॉरेन क्लॉथ्स जला दिए गए, लिक्वर शिप्स वर, दारू की जो दुकान थी वे पिकेटेड कर दी गई, यानी कि उनका मेन एंट्री गेट बंद कर दिया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। विलेज ऑफिसर रिजाइंड एंड इन मैनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू द कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। ठीक है, ये सारे उनके अलग अलग आंदोलन के तरीके थे, किस तरीके से वे आगे चले हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखकर क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लीड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेस। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मैनी वर किल्ड। तो आमने सामने वाली बात आ गई, ब्रिटिशर ने विरोध करा तो इंडियंस ने भी एक्शन लिया तो आमने सामने का अटैक होना शुरू हुआ। अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए। वैन महात्मा गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। जब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया तो इंडस्ट्रियल वर्कर ने सोलापुर में पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर अटैक कर दिया, ये सारी चीज हुई। तो आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, विच वाज साइंड बाय गांधी जी विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 के भी। ठीक है, तो पार्टिसिपेट गांधी इरविन पैक्ट में क्या चीज चल रही थी बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो, इससे पहले एक चीज इसमें पार्ट्स रह गई कि नमक को ही क्यों चुना, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो देश में रहने वाले हर व्यक्ति के द्वारा यूज करी जाती, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, या फिर किसी दूर से किसान हो, या किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, तो उन सब के द्वारा नमक का यूज करा जाएगा। खाना तो सब खाएंगे, खाने में नमक की जरूरत सबको पड़ेगी। तो नमक एक ऐसा सिंबल था जो ओवरऑल कंट्री में सबको यूनाइट कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना कि भाई नमक से हम एक मास एगिटेशन, बड़ा विद्रोह तैयार करेंगे।
और उसका इफेक्ट भी पड़ा, सब लोग सामने आए। तो जैसे ही सॉल्ट विद्रोह खत्म होता है उसके तुरंत बाद हमारा शुरू हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस। सॉल्ट विद्रोह में क्या होता है, बेसिकली दांडी से, गांधी जी के साबरमती से दांडी मार्च तक की यात्रा निकालनी थी, ठीक है। और उसमें क्या करा गया, उन्हें उनके साथ 78 सहयोगी थे, यानी कि 78 जो उनके साथ गांधी जी के साथ रहते थे वे साथ चले और पैदल यात्रा करी। 240 मील की उनकी यात्रा थी और ये उनका केवल एक धरना प्रदर्शन का तरीका था कि हम 240 मील की यात्रा तय करेंगे और लास्ट में जहाँ पर वे पहुँचते हैं वहाँ पर समुद्र से पानी लेकर नमक, उस पानी को उबालते हैं और उससे नमक बनाते हैं। और इससे क्या होता है, वे एक प्रत्यक्ष शो करते हैं कि हम आपके नमक कानून का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आगे चलती है और लास्ट में जब ये खत्म हो जाता है इसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो हमने ये तरीके पढ़े थे बीच में विद्रोह वाले, ये सारे सिविल डिसोबीडियंस के ही तरीके हैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में भी इसी तरीके से लोग बाग जुड़े, सारे काम हुए। और जब ये बढ़ता गया, इसके साइड बाय साइड बैकग्राउंड चल रहा था कि गांधी इरविन पैक्ट वाला। गांधी इरविन पैक्ट का मतलब है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें बुलाया जा रहा था कि आप इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजो। अब इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाने थे, उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी को भेजिए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया कि आप हमारी 11 डिमांड नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने की बात करी थी, आप वो भी नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बेसिकली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें से गांधी जी ने पहली और तीसरी में हिस्सा नहीं लिया। केवल भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों में पार्ट्स लिया है और उन्होंने लिया है डिप्रेस्ड सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, दलित वर्ग की तरफ से उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट्स लिया था। और उसके बाद आते हैं हमारे गांधी जी। गांधी जी केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड वाली में जाते हैं और उस सेकंड वाली में ही जाने से पहले वे गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसमें इरविन क्या मानता है कि अब मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बस आप क्या करो, आप इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इरविन पैक्ट होता है, गांधी जी मना कर देते हैं और सिविल डिसोबीडियंस को रोक देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट से ही पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन इवेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है, इसके मेन इवेंट्स बताने हैं और क्या क्या हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 से मार्च 1931 तक तो क्या चला गया था। पहली चीज हमने देखा है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक तो चलता है सॉल्ट मार्च। जब सॉल्ट मार्च बंद होता है उससे अगले दिन ही गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू कर देते हैं। तो ये शुरू हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 से और ये चलता है मार्च 1931 तक, जब गांधी जी ने इरविन पैक्ट हो जाता है और इरविन पैक्ट के बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आएंगे तो इसको रीलॉन्च करा जाता है और ये एंड होता है 1934 में, ठीक है। लेकिन दूसरी बार ये उस तरीके का मास सपोर्ट नहीं पकड़ पाया था, कुछ लोग इससे हट गए थे। अब इसमें क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहली चीज, मेन इवेंट्स क्या हुआ, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में नमक कानून को तोड़ा गया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा गया। पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स होता है, ये भी एक तरीके का बहिष्कार का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, मेन एंट्री गेट को बंद कर देते हैं, तो इसका क्या कहा जाता है, पिकेटिंग। उसके बाद वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, जो जंगल के कानून बनाए गए थे उनका भी विरोध करा गया। अब रिएक्शन क्या क्या आया, रिएक्शन आया कि अरेस्टेड ऑफ द कांग्रेस लीडर 1 by 1। उसके बाद पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, यानी कि बुरी तरीके से दबाए जाने की पॉलिसी चलाई गई। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक, सत्याग्रही पे जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे उन पर अटैक करा गया। बच्चे और औरतों को पिटाई करी गई। अराउंड 1 लाख अरेस्ट कर दिए गए, लगभग 1 लाख के आसपास उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट लिया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पार्टिसिपेशन किस किस का हुआ है, सबसे पहले रिच पीजेंट का किस लिए होता, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, क्योंकि उनके पास जमीन थी तो फसल अच्छी खासी होती थी, तो एक तो उन्हें जमीन पे टैक्स देना पड़ता था, दूसरों ने फसल पे टैक्स देना पड़ता था। तो उनका रिच पीजेंट क्यों जुड़े, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। पुअर पीजेंट क्यों जुड़े, अगेंस्ट हाई रेंट एंड हाई रेवेन्यू। हाई रेंट के ऊपर, जहां पर ये रहते थे उस जमीन का इन्हें, जिसमें ये काम करते थे उसका इन्हें हाई रेंट देना पड़ता था। तो ये हो गया क्लैश आपस में, क्योंकि इनकी डिमांड चली गई रिच पीजेंट के अगेंस्ट। पुअर पीजेंट जो जुड़ रहे थे उनकी डिमांड चली गई रिच पीजेंट के अगेंस्ट। तो ये हो गया आपस में क्लैश। इसलिए कांग्रेस पुअर पीजेंट को सपोर्ट करने से पीछे हट रही थी, इन्हें इसमें बेसिकली नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस चक्कर में रिच पीजेंट नाराज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड, इसमें बिजनेस क्लास वालों की एंट्री हुई है। बिजनेस क्लास वालों का था अगेंस्ट कॉलोनियल बिजनेस पॉलिसी, क्योंकि जैसे हमने देखा था
एक फिक्की करके वो बनी थी, संस्था बनी थी, ठीक है। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे बिजनेसमैन ने अपनी संस्था स्टैब्लिश करी थी, लेकिन कॉलोनीज रूल के कारण इनके बिजनेस पॉलिसी एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते थे। तो इस कारण क्या होगा कि ये वाले सब पार्ट्स में एक साथ नहीं जुड़े। तो बिजनेस क्लास ने स्टार्टिंग वाले फेज में ज़्यादा हिस्सा करा था, लेकिन जब रीलॉन्च करा गया उसमें बिजनेस क्लास नहीं जुड़े। रिच पीजेंट भी स्टार्टिंग में जुड़े थे, रीलॉन्च करा गया उसमें नहीं जुड़े, ठीक है। फोर्थ आता है वुमेन। वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है, नॉन कोऑपरेशन में नहीं लिया था। वुमेन मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, और इसके साथ साथ एक नाम और आता है सरोजनी नायडू। गांधी जी ने अपने साथ सरोजनी नायडू जी को ऐड करा और उन्हीं की कॉल पर यहाँ पर वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। तो वुमेन का रोल इस तरीके से हुआ कि वुमेन पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब उन्हें ऐसे लगने लगा कि हाँ हम देश के काम आएंगे, हमारे भी कुछ योगदान है, तो वुमेन ने इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा। और वर्कर इन सम प्लेस, कुछ प्लेस में वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। उससे अलग ये बंद क्यों करना पड़ता है? बंद क्यों करना पड़ता है? पहली तो बात, रीलॉन्च करा गया, तो रीलॉन्च में से सही तरीके से जो एक पेस चल रही थी लॉन्च होने से पहले वाले की, तो यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो एक पेस चल रही थी वो पेस नहीं मिल पाई दोबारा। दूसरी बात, रिच पीजेंट हट गए, बिजनेस क्लास हट गए, और जो दलित सोसाइटी थी, शेड्यूल कास्ट वाले थे, उन्होंने फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। वे कहने लगे कि आप अपनी अपनी डिमांड रखते हो, हमारी तरफ से कोई वो नहीं आता, तो उन्होंने करा। दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है। मुस्लिम लीग का क्लेश हो गया था, उन्हें लग रहा था कि पहले हमें नॉन कोऑपरेशन में, तो खिलाफत के बाद वे ऐड हो गए थे, बीच में अलग अलग पार्ट्स चली, मुस्लिम लीग बनी है, मुस्लिम लीग ने अलग अलग सेशन करे हैं, तो उन्हें क्या लगा कि ये सिर्फ एक फर्जी वो दिखाते हैं, एकता दिखाते हैं, रियल में ये वैलिड नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। तो इस कारण से लास्ट में फीका पड़ा और ये बंद करना पड़ा। अब हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन? ये नॉन कोऑपरेशन से अलग कैसे था? वैसे इसका अलग से क्वेश्चन भी है, पर इसमें 2 पॉइंट आते हैं, उसको देख लो। सबसे पहली चीज, नॉन कोऑपरेशन में स्वराज की डिमांड थी, इसमें डिमांड हो गई पूर्ण स्वराज, ठीक है। इफ एनसीएम ब्रेकिंग ऑफ लॉ वाज नॉट इट वर्क, दिस इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसमें कानून तोड़ने की भी बात हुई है, ठीक है। अब आते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज सॉल्ट एज अ सिंबल फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये वाला क्वेश्चन रह गया था, ये वाला हमने बता दिया, ठीक है। ये वाला अब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, हर बार आता भी है, लगभग 2-3 साल बाद ही रिपीट दिख जाता है आपको। सबसे पहली चीज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा गया 1921 आफ्टर नागपुर सेशन। ये याद रखने कौन से सेशन के बाद, क्योंकि ये मैप पे भी आता है, ठीक है। नागपुर सेशन, या फिर इससे पहले कौन कौन सी घटना हुई थी? रोलेट एक्ट हुई थी, जलियांवाला बाग हुआ था, और खिलाफत इशू। ये 3 नॉन कोऑपरेशन से पहले के हैं। इसकी बात करते हैं 1930 में, किसके बाद? सोल्ट मार्च के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इट इज एसोसिएटेड विद विड्रॉइंग कोऑपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश राज। इसमें क्या करना था? हमें कोऑपरेशन नहीं देना था, बेसिकली ब्रिटिश को सहयोग नहीं देना था। और इसमें क्या था? डिसओबेइंग ऑल द रूल, उनके हर नियम को हमें आज्ञा की अवहेलना करनी थी कि अब हमारे आपके कोई रूल नहीं मानेंगे, और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को पैरालाइज करना था, ठीक है। थर्ड, ड्यू टू सपोर्ट इन खिलाफत मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन लार्ज स्केल। नॉन कोऑपरेशन से पहले खिलाफत में गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था, तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे हिंदू महासभा में अलग से उन्हें देखा कि हिंदुओं को ज़्यादा जोर चल रहा है, तो इसमें आते आते सिविल डिसोबीडियंस वाले में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं करा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट वेरी मच। नॉन कोऑपरेशन में वुमेन का रोल नहीं था, इसमें वुमेन का रोल था, क्योंकि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू जी ने मिलकर वुमेन को बुलाया था। इट वॉज विदड्रॉन बाय गांधी जी आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट, जो हमने देखी थी 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लेते हैं, और ये करा जाता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद। गांधी इरविन पैक्ट के बाद बेसिकली इसे बंद माना जाता है। दोबारा जो रिलॉन्च हुआ था वो क्योंकि उस बड़े लेवल पर चला ही नहीं, तो हम इसको बंद मानते हैं वहीं पर, गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है, The sense of collective belonging some partly through the experience of united struggle, but there was also a variety of cultural process through which nationalists captured people imagination, analyze the statement। Basically sense of collective belonging की बात कर रहे हैं कि किस किस तरीके से हम अपने आप को collectively belonging के रूप में देख पाए, ठीक है। तो जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में, सेम उसी तरीके से इंडिया वाला पोर्शन है,
बस हमें क्या करना है, रिलेट करना है। तो पहली चीज़ वहाँ पर भी फिगर और इमेज बनी थी, पहला काम क्या करा, फिगर और इमेज बननी शुरू हुई। वहाँ पे किस किस की बनी थी, क्रिस्टियानो और मरीन की। तो यहाँ पर किसकी बनी है, भारत माता की इमेज बनाई गई है, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दिस इमेज हेल्प पीपल बाय आइडेंटिफाइंग द नेशन। इमेज क्या काम करती है, इमेज एक नेशन को एक रूप प्रोवाइड कराती है कि हम किस तरीके से एक विजुअलाइज कर पाए। जैसे भारत माता के तौर पर अब हम जानते हैं, तो भारत माता की पहली पेंटिंग बनाई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उसके बाद फोकलोर, फोकलोर होता है लोक साहित्य। Nationalists began gathering and recording folktale as they presented our true culture and helped discover one's national identity and restore a sense of pride in the past. लोक साहित्य होता है कि हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाई गई अपने देश के बारे में कि भाई देखो हमने पहले इतनी ज़्यादा अच्छे काम करे। जैसे आप लक्ष्मीबाई की सुनते हो, ठीक है। उससे अलग 1857 के विद्रोह में जो भी थे, जैसे बिहार की तरफ हम बात करें तो बिहार की तरफ में वे 2 ब्रदर्स थे, ठीक है, जो पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे, नाना साहब हो गए। उसके बाद इसी तरीके से बहुत अलग अलग लोग थे, उनकी हमें कहानी सुनाई गई, फोकलोर लिखे, लोक साहित्य लिखे गए। तो लोक साहित्य से क्या होता है कि हम अपने पास्ट पे प्राइड, गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास्ट में इतनी सारी चीज़ें थी, ब्रिटिशर हमें पागल बना रहे कि हम अच्छे नहीं थे। तो हमें ज्ञान मिलता है, अपने पास्ट के बारे में जानकारी होती है और उस पर हम गर्व करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आइकन्स एंड सिंबल। सबसे पहले एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, फ्रांस ने भी बनाया था, सेम चीज़ यहाँ पे चल रही है। ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जो था रेड येलो और ग्रीन कलर का, रेड येलो और ग्रीन कलर का। ये बना था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे 1921 में, ठीक है। मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो चला था 1905 के आसपास तब बनाया गया था और 1921 तक चला ही है। उसके बाद गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया है 1921 में। ये क्वेश्चन में आ जाता है, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग किसके द्वारा डिजाइन करा गया है, गांधी जी के द्वारा। कब करा गया है, 1921 में। कलर क्या क्या थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, ये 3 इसमें कलर थे, ठीक है। और कैरिंग अ फ्लैग बिकमिंग अ सिंबल ऑफ डिफेंस। तो वे जब भी रैली निकालते थे या भी करते थे तो अपने झंडे को साथ लेकर चलते थे, जो आज्ञा की अवहेलना करने के तरीके से उन्होंने यूज करा है। उसके बाद रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पुनः व्याख्या करना, ये हम समझ चुके हैं। मैनी इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू इंडिया डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट एंड अर्ज इंडियन टू टेक प्राइड इन इंडिया पास्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। यानी कि इतिहास की तरफ देखना शुरू करा और जानना शुरू करा कि किस किस ने ब्रिटिशर से अच्छी तरीके से फाइट करी है और एक गर्व करने का मौका मिलता है उन्हें। नेक्स्ट है सॉन्ग्स लाइक वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग बनाया गया है 1870 में। ये लिखा था, जो बेसिकली आइडिया था वो था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, वंदे मातरम जो है वो तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही लिखा गया है 1870 में। ये हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। लेकिन जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये वाली भारत माता की पेंटिंग, यहाँ पे जो ये बंकिम चंद्र जी लिखे हुए हैं, भारत माता पेंटिंग के आइडिया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था, लेकिन ये बनाई गई थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आइडिया था बंकिम चंद्र चटर्जी का और ये विजुअलाइज करके, यानी कि फर्स्ट पेंटिंग जो तैयार करी गई थी वो आता है अविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर ऑप्शन में अविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तो उसी पे ही टिक लगाना है, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर जी ही आएगा इसमें, ओके। तो ये हो गया हमारे खत्म, चैप्टर समअप हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर में हम इसको रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाओ बस। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी भारत वापस कब आए? आंसर बताने खुद, 9 जनवरी 1915। इन विच ईयर रोलेट एक्ट पास। रोलेट एक्ट कब पास करा गया? रोलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। और उसमें कमांडर कौन था? जनरल डायर। खिलाफत इशू किसके द्वारा लीड करा गया है? खिलाफत लो, अली ब्रदर एंड शौकत अली। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस वाले में अडॉप्ट करा गया है? ये दिसंबर का सेशन हुआ था कांग्रेस का, और कहां पर हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? बॉयकॉट का मतलब होता है कि हम आपकी किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, हम आपकी चीजों का त्याग करते हैं। 7, पिकेट का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। यानी कि ये भी एक तरीके से प्रोटेस्ट का तरीका है, जिसमें हम फैक्ट्री या ऑफिस के फ्रंट एंट्री गेट को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे अंदर आना जाना बंद हो जाए, उसका सामान वगैरह ना बिके। बैगर, बैगर कौन होते हैं? बैगर वे मजदूर थे जो जबरदस्ती काम कराया जाता था और उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती थी। बेसिकली हमने पढ़ा था
किसके पास, बाबा रामचंद्र जी वाले पोर्शन में। हु लीड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, बारदोली का जो किसान आंदोलन था किसके द्वारा लीड करा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कब करा गया, 1928, और यहाँ इसी वाले आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिड चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन, चोरा चोरी दुर्घटना कब, दुर्घटना नहीं, चोरा चोरी इंसिडेंट घटना कब हुई थी, ये कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 इन गोरखपुर यूपी। ये भी मैप पर आ जाता है कि मैप पे फिल करो 4 फरवरी 1922, और कहाँ पर हुई थी, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन कौन है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और कब स्टैब्लिश करी है, 1923 में। वाई वाज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया 1928, साइमन कमीशन को इंडिया में क्यों भेजा गया, साइमन कमीशन को भेजा गया था टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, कि आप संवैधानिक मैटर की तरफ देखो और उसमें जो जो सुधार की जरूरत है वो हमें बताओ। द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता मेड बाय, फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता जी की कब बनाई गई है, पहली बात किसने बनाई है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कब बनाई है, 1905 में। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर करने, अब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिर्फ शॉर्ट में रिवीजन के तौर पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन विच सेशन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज फॉर्मुलाइज, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज कब बनाई गई है, बताओ जल्दी। पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में, लाहौर सेशन में। कब, 1929 में। नेक्स्ट, द एक्ट डिड नॉट अलाउ द प्लांटेशन वर्कर टू लीव द गार्डन विदाउट परमिशन, गार्डन अपने जो प्लांटेशन वर्कर थे असम में, उन्हें बिना परमिशन के गार्डन छोड़ के जाने की अनुमति नहीं थी। ये कौन सा एक्ट था, बताओ जल्दी। इसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। कब बनाया गया था, 1859, जब से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक चला है, और इसी के कारण असम के प्लांटेशन वर्कर ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था। अगला, हु रोट द बुक आनंद मठ, आनंद मठ की बुक किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बताओ कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है। चलो इसे छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ लेना। अब आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला हमें अरेंज करना है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि किसके बाद कौन सी घटना हुई है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एज इट इज उठाया गया है, बस रीड करो चलते रहो। पहला, मार्शल लॉ वाज इम्पोज, मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर एंट्री करता है, तो जनरल डायर की बात हो गई, तो यानी कि जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। लार्ज क्राउड गैदर इन एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग एंटर द एनुअल बैसाखी फेयर ऑन 10 अप्रैल द पुलिस ओपन फायर ऑन अ पीसफुल प्रोसेसन इन अमृतसर। देखो, सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि 10 अप्रैल को मार्शल लॉ से भी पहले, जब आप इसे एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये क्या होती है, जलियांवाला बाग से पहले भी एक बार पीसफुल प्रोटेस्ट पे गोली चलाई गई थी, तो वो हुआ था 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1919 को एक बार पीसफुल प्रोटेस्ट पे चलाई गई थी, तो फोर्थ सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था, ठीक है। फिर फर्स्ट आ गया लार्ज क्राउड। फिर हमने देखा था कि जलियांवाला बाग के लिए वहाँ पर क्या हुआ था, एनुअल बैसाखी फेयर के लिए लोग बाग इकट्ठे हुए, और उसके बाद जनरल डायर जो वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो उसके बाद जनरल डायर ने एंट्री मतलब ब्लॉक करी एग्जिट को, और स्टार्टिंग फायरिंग ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, और फिर सेकंड, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, इस वाले में, कि हम सोचते हैं कि मार्शल लॉ के बाद फायरिंग हुई है, लेकिन ये क्या हुआ था, फायरिंग एक बार पहले हुई थी, उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज करा गया, तब जाके जलियांवाला बाग वाली घटना होती है। ये तो यहाँ से आगे तो हमें क्लियर है कि जलियांवाला बाग में जब गए थे जब मार्शल लॉ इम्पोज हो रखा था, इसीलिए वहाँ पे भीड़ में इकट्ठा होना मना था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड। नेक्स्ट, अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैं ट्रिक के साथ इसको याद करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। आंसर मिलना चाहिए मुझे इसका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं, असेसन एंड रीजन के 2 क्वेश्चन हैं, ये हमें बताने हैं। पहला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू मदरलैंड। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिवाइव फोक टेल्स। बताओ जल्दी क्या होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है, सही है गलत है, सही है, तो पहली चीज ठीक है। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिवाइव फोक टेल्स। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक मूवमेंट चलाया था, मतलब फोक टेल्स, लोक साहित्य को एक्टिव करके,
मूवमेंट को रिवाइव करा था कि हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। क्या ये बात सही है? बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये ऑप्शन है आपके पास, दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बताओ जल्दी जल्दी आंसर। चलो ये वाले 4 क्वेश्चन 20, 21, 22 स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप सोल्व करने हैं। 23, 24 5 एसेशन एंड रीजन के क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इनके आंसर खुद करने हैं। ये इनके ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग बताना है ABCD। बाकी ना मिले अपने आंसर वेरीफाई कर लेना इस पेज से। पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का, पांचवे का। 5 एसेशन एंड रीजन भी इस चैप्टर के करा दिए। यहाँ पे आके अपने आंसर वेरीफाई कर लेना। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके खुद से सोल्व करना, कितना समझ में आया है, उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग अभी पढ़ के आए हैं, गांधी जी ने करा है, 1921 में करा है। कलर क्या क्या थे बताओ जल्दी, कलर बताओ गांधी जी के स्वराज फ्लैग के कौन कौन से कलर थे, चलो बता देना। नेक्स्ट, हु फाउंड द डिप्रेस्ड एसोसिएशन क्लास इन 1930। 1930 में डिप्रेस्ड एसोसिएशन क्लास किसके द्वारा बनाई गई थी? डिप्रेस्ड एसोसिएशन दलित वर्ग के लिए सोसाइटी बनाई थी 1913 में, इसके द्वारा BR अम्बेडकर जी द्वारा। अगला, राइटर ऑफ द बुक गुलामगिरी। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बुक में छोटा सा जिक्र करा गया है तो पर ये आ जाता है। तो गुलामगिरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिराव फुले जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड। जनरल डायर ने फायर करी। फोर्स रिक्रूटमेंट करा गया था, कैरिड आउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे लोगों को जबरदस्ती भर्ती करा गया। डिफीट ऑफ द ओटोमन एम्परर ऑफ द टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट तो मैं पता है जलियांवाला बाग के बाद में हुआ है, ये तो बाद में आएगा। गांधी जी लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। बताओ क्या क्या होगा। बताओ इसका आंसर। पहले कौन सा, सेकंड या फोर्थ? सबसे पहले सेकंड, जबरदस्ती भर्ती कराए गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद फर्स्ट या फोर्थ? इस वाले के शायद आंसर गलत लगा दिया है, 28 का, ठीक है। 28 का आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। हिंद स्वराज 1909 बुक बाय महात्मा गांधी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब लिखी गई है? 1909 में। अगला, व्हेन डज वी सेलिब्रेट फर्स्ट अनऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे। पहला अनऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे कब मनाया हमने? 26 जनवरी 1930 को, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था और अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। उसके बाद HSRA फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस्टेब्लिश कब हुई है? 1928। किसके द्वारा? भगत सिंह जी, जतिन दास, अजय घोष के द्वारा। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। उसके बाद इन अप्रैल 1929 हु थ्रू अ बॉम्ब ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अप्रैल 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब किसने फेंका था? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा, ठीक है। हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का फेमस स्लोगन किसने दिया था? हसरत मोहानी जी द्वारा लिखा गया है, फेमस करा गया था भगत सिंह जी ने। जब बॉम्ब फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली पे, तब उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और ये फेमस हुआ था, लेकिन लिखा गया हसरत मोहानी जी द्वारा, ठीक है। अगला, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने अपना फेमस स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू और डाई वाला, डू और डाई। और डिमांड क्या थी? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडिया, भारत को पावर ट्रांसफर करो और भारत छोड़कर यहाँ से जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है समअप, पूरा खत्म हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, असेसन रीजन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन जो दिया गया है उसका कमेंट में आंसर देना है। अब हम करेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला याद। ट्रिक बना रखी है बेसिकली, बस आपको सिर्फ सुनता जाना है, पहला काम। चलो ट्रिक की फॉर्म में याद करते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है? सबसे पहला, चंपा खड़ी अहमदाबाद में, चंपा खड़ी अहमदाबाद में 19 लड़कों ने छेड़ा तो रोला हो गया। रोला का मतलब होता है लड़ाई होना, ठीक है। बाई चांस उसे किसी ने छेड़ दिया तो रोला हो गया। ये 19 का भी मतलब है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जेके दिखा, जेके से कोऑपरेट मांगा, लेकिन जेके ने कोऑपरेट करने से
मना कर दिया। तो यहाँ तक हो गया पहले क्लियर। पहले इतना बताओ, चंपा खड़ी अहमदाबाद में 19 लड़कों ने छेड़ा रोला हो गया, जेके ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। अब इनका मीनिंग समझना है। सबसे पहले 1917 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन, ये एक साथ हुए। 1917 के 2 हुए, फिर एक 1918 में, 1919 के ये 3 हुए। इसमें कन्फ्यूजन होती है, पहले रोलेट हुआ या जलियांवाला बाग हुआ या फिर खिलाफत हुआ। तो रोलेट और जेके का मतलब पहले जलियांवाला बाग बाद में खिलाफत। तो चंपा खड़ी अहमदाबाद में रोला हुआ तो जेके ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्लियर। उसके बाद चंपा ने सोचा मैं खुद देख लूँगी, तो 28 रुपये की सिम लाई, 30 किलो नमक खाकर बोला मैं ही खुद डिस करूँगी। डिस का मतलब जैसे सॉन्ग निकालते ना, बेइज्जती करूँगी। और 42 को क्विट इंडिया, भारत छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे आंदोलन खत्म होते हैं। कितने करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 आंदोलन थे गांधी जी के जो हमने कवर कर लिए इसी में। ठीक है। दोबारा, सिम का मतलब क्या है? साइमन कमीशन 1928 में आया। सोल्ट का मतलब नमक खाने का मतलब सोल्ट मार्च चलाया गया 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। डिस का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है। और क्विट इंडिया का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को होता है। ठीक है। अब एक बार और रिवाइज करते हैं जल्दी से इसी को। चंपा खड़ी अहमदाबाद में 19 लड़कों ने छेड़ा तो रोला हो गया, तो जेके से कोऑपरेट मांगा, जेके ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। उसने क्या सोचा? 28 रुपये की सिम ली, 30 किलो नमक खा के बोला मैं खुद डिस करूँगी, और 42 में सबको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस तरीके से, अगर एग्जैक्ट डेट भी याद ना हो तब भी आप इसको लगा लोगे। ठीक है। चलो, सेशन लाइक करो और एंजॉय करो। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। अगर आपको बड़ी वीडियो चाहिए तो बता दो, वरना अब हम शॉर्ट कवर करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है। तो जल्दी 20 मिनट वाला सेशन में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।